देखिए, हमारे पास इस केस से जुड़े कोर्ट के दस्तावेज हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम इन्हीं के आधार पर सच को सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से अलग करें। ये आज के दौर की एक क्लासिक केस स्टडी है ना? बिल्कुल। जहां एक तरफ है कोर्ट में साबित हो चुके दिल दहला देने वाले अपराध, नाबालिगों का यौन शोषण, ट्रैफिकिंग, मतलब सच इतना भयानक है कि यकीन करना ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ है एआई से बनी तस्वीरें, मनगढ़ंत कहानियां, क्लिकबेट हेडलाइंस का आप कह सकते हैं एक पूरा इकोसिस्टम जो उस भयानक सच को एक सनसनीखेज फिक्शन में बदल देता है। इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो असली पीड़ित हैं उनकी आवाजें इस शोर में हमेशा के लिए दब जाएंगी। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को बिल्कुल शुरुआत से सुलझाते हैं। ये जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन? हम सुनते हैं कि वो एक अमीर फाइनेंसर था, पर ये तो उसकी पहचान का बस एक छोटा सा हिस्सा था। बिल्कुल। एक्चुअली उसकी दो पहचानें थी और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अच्छा। दुनिया के लिए वो एक बेहद अमीर, कामयाब और बहुत ही ताकतवर फाइनेंसर था। उसकी पहुंच ऐसी थी कि मतलब लोग कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ, ब्रिटिश शाही परिवार के साथ, दुनिया भर के अरबपतियों के साथ। तो ये जो पब्लिक इमेज थी, ये सिर्फ दिखावा नहीं थी, ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुरक्षा कवच। यही वो चेहरा था जो उसे हर तरह की जांच से बचाता था। एक ऐसा भ्रम कि इतना कामयाब और सम्मानित दिखने वाला इंसान वो कुछ गलत कैसे कर सकता है। लेकिन उस कवच के पीछे, पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही हकीकत थी। एक बहुत ही घिनौनी हकीकत, जैसा कि अब कोर्ट के रिकॉर्ड्स और दर्जनों पीड़ितों की गवाही से साबित हो चुका है। वो एक सीरियल यौन अपराधी था और वो कोई अकेला नहीं था। मतलब वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने और उनकी तस्करी करने वाला एक बहुत ही संगठित नेटवर्क चलाता था। और ये सिर्फ आरोप नहीं थे, इस पर तो कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन कहानी में वहीं एक अजीब मोड़ आ गया था। हाँ, केस की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से शक की शुरुआत होती है। ओके। उसे पहली बार 2008 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन तब उसे एक बहुत ही विवादास्पद स्वीटहार्ट डील मिल गई। स्वीटहार्ट डील, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह रहा है। जैसे कि सिस्टम ने उसके साथ कोई खास नरमी बरती हो जो एक आम आदमी को कभी नहीं मिलती। क्या यही था? बिल्कुल। ये कानूनी भाषा में एक तरह का प्री बार्गेन था, लेकिन इतना पक्षपाती कि मीडिया ने इसका नाम ही स्वीटहार्ट डील रख दिया। तो हुआ क्या था उस डील में? उस पर लगे गंभीर फेडरल चार्जेस हटा दिए गए और उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई। वो भी ऐसी शर्तों पर कि वो हफ्ते में 6 दिन में 12 घंटे जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस में काम कर सकता था। क्या इतने संगीन जुर्म के लिए? ये तो सीधे सीधे न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। बिल्कुल। क्या उस समय इस डील के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी थी, या उसके कनेक्शंस इतने ताकतवर थे कि सब चुप हो गए? आवाजें तो उठी थी, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। उस वक्त के अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने बाद में माना भी कि उन पर ऊपर से दबाव था कि एप्स्टीन को छोड़ दिया जाए। ओह, तो आपका शक सही है, ये सिर्फ कनेक्शंस नहीं थे, ये सिस्टम का खुला इस्तेमाल था। लेकिन मामला वहां खत्म नहीं हुआ। सालों बाद #मूवमेंट ने बहुत कुछ बदला। हाँ। उस मूवमेंट से हिम्मत पाकर कई और पीड़ित सामने आईं और उनकी कहानियों ने इस केस को दोबारा खोल दिया। 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। और इस बार आरोप कहीं ज्यादा संगीन थे। बहुत ज्यादा। और ये लगभग तय था कि उसे उम्र कैद होगी। वो सारे राज खुलने वाले थे। लेकिन वो राज कभी खुले ही नहीं। सुनवाई से पहले ही अगस्त 2019 में मैनहट्टन की एक हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी लाश मिली। आधिकारिक तौर पर कहा गया आत्महत्या, और यहीं से ये कहानी एक क्राइम स्टोरी से निकलकर एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। क्योंकि यह मानना बहुत मुश्किल था कि इतना बड़ा राजदार, जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज थे, वो यूं ही खुद को खत्म कर लेगा। हाँ। उसे चुप करा दिया गया। ये थ्योरी तो जंगल की आग की तरह फैली। देखिए, ईमानदारी से कहें तो इस शक का आधार भी था। उसकी मौत की परिस्थितियां बहुत ज्यादा संदिग्ध थीं। ये कोई हवाई बात नहीं है। जैसे कि क्या? हमारे सुनने वालों को अंदाजा लगे कि शक कितना गहरा था। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात, जिस रात उसकी मौत हुई, उस जेल के 2 सीसीटीवी कैमरे जो सीधे उसकी सेल पर नजर रखते थे, रहस्यमयी ढंग से खराब पाए गए। खराब पाए गए? हाँ, उनकी फुटेज ही मौजूद नहीं है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरे खराब हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं,
जिन 2 गार्ड्स पर रात भर उसकी सेल की निगरानी की जिम्मेदारी थी, वो अपनी ड्यूटी करने के बजाय सो रहे थे। सो रहे थे? हाँ, और बाद में उन्होंने रिकॉर्ड्स में झूठी एंट्रीज भी की। और सबसे अजीब बात, एप्स्टीन ने कुछ हफ्ते पहले ही आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया था। लेकिन उसकी मौत से कुछ ही दिन पहले उसे उस कड़ी निगरानी से हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद उसे चुप कराया गया ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज न खोल दे। ये एक बहुत मजबूत संभावना है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए थी, जो शायद कभी नहीं हुई। लेकिन यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी लाइन खींचनी होगी। कहाँ पर? उसकी मौत का संदिग्ध होना एक बात है, और एप्स्टीन आइलैंड पर नरभक्षण होने या शैतानी पूजा होने जैसी कहानियों पर विश्वास करना बिल्कुल दूसरी। अच्छा। उसकी मौत के रहस्य ने इन जंगली कहानियों को फैलने का मौका दे दिया और लोगों का ध्यान उसके असली अपराधों से हट गया। और उन कहानियों का एपिसेंटर 2 ही जगह लगती है। एक तो उसका वो बदनाम द्वीप और दूसरे वो दस्तावेज जिन्हें लोग द लिस्ट कहते हैं। बिल्कुल। इन दोनों के बारे में इतनी गलतफहमियां हैं कि शायद हमें इन्हें ही सबसे पहले साफ करना चाहिए। सही कहा। पहले आइलैंड की बात करते हैं। इसका असली नाम है लिटिल सेंट जेम्स। ये यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका एक प्राइवेट द्वीप था। और हाँ, ये उसके अपराधों का केंद्र था। ये एक स्थापित तथ्य है। तो जो बातें कही जाती हैं कि वो एक सिन आइलैंड यानी पाप का द्वीप था, उनमें सच्चाई है? पीड़ितों के बयानों और कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक ये वो जगह थी जहां नाबालिग लड़कियों को हवाई जहाजों में भरकर लाया जाता था और फिर एप्स्टीन और उसके मेहमान उनका यौन शोषण करते थे। ओके। तो हाँ, वो द्वीप एक क्राइम सीन था। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक फैक्ट है। तो मतलब उस द्वीप पर भयानक यौन अपराध होते थे। सच यहीं तक है। और बाकी कहानियां? जैसे कि वहां नरभक्षण या कैनिबलिज्म होता था, शैतानी पूजा होती थी, बच्चों की बलि दी जाती थी। इन बातों का आज तक एक भी सबूत, एक भी गवाह का बयान, कोर्ट की किसी भी दस्तावेज में दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। एक भी नहीं। ये सब इंटरनेट पर गढ़ी गई डरावनी कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। यानी असली अपराध यौन शोषण का था, जिससे और डरावना बनाने के लिए उसमें ये सब जोड़ दिया गया। और ऐसा ही कंफ्यूजन एप्स्टीन फाइल्स को लेकर है, जिसे लोग द लिस्ट भी कहते हैं। लोगों को लगता है ये कोई सीक्रेट काली डायरी है। और ये इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। ये कोई एक लिस्ट या एक किताब है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये हजारों पन्नों के कोर्ट दस्तावेजों का एक कलेक्शन है, जिन्हें धीरे धीरे पब्लिक किया जा रहा है। अच्छा, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इन दस्तावेजों में पीड़ितों के बयान हैं, गवाहों के इंटरव्यूज हैं और सबसे जरूरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स। यहीं से सबसे बड़ा खतरा है ना? सोशल मीडिया ने इन फ्लाइट लॉग्स को एक अंतिम फैसला बना दिया है। बिल्कुल। जिसका नाम उसमें है वो दोषी है, जबकि कानूनी तौर पर ये तो शायद सबूत भी नहीं माना जाएगा। ये बस एक लीड है। आपने सही शब्द पकड़ा, लीड। इसे सबूत मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। देखिए, यहां हमें एक तरह की इन्वेस्टिगेटिव फनल यानी जांच की कीप को समझना होगा। इस कीप के 3 हिस्से हैं। ठीक है, समझाइए। कीप का सबसे चौड़ा हिस्सा है पहला पड़ाव, नाम आना या शक होना। ओके। किसी का नाम फ्लाइट लॉग में आना सिर्फ इस पहले पड़ाव में आता है। ये वैसा ही है जैसे किसी मर्डर केस में पुलिस उन सब का नाम लिखती है जो उस दिन बिल्डिंग में मौजूद थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कातिल हैं। सही है, वो सिर्फ एक शुरुआती लिस्ट है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा पड़ाव, जहां कीप थोड़ी संकरी हो जाती है, सबूत जुटाना यानी इन्वेस्टिगेशन। इस स्टेज पर एजेंसियां पता लगाती हैं कि जिसका नाम आया, क्या उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है, क्या किसी पीड़ित ने उसका नाम लिया है। ज्यादातर नाम यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। और फिर कीप का सबसे निचला हिस्सा, वो है तीसरा और सबसे जरूरी पड़ाव, अपराध साबित होना। ये तब होता है जब कोर्ट में सबूतों के आधार पर कोई दोषी साबित हो जाता है। सजा सिर्फ इस तीसरे पड़ाव के बाद होती है। और सोशल मीडिया पहले को ही तीसरा मान लेता है। हाँ, और अपना फैसला सुना देता है, जो न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन नामों पर सवाल न उठाए जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी संतुलन की बात आती है। अगर किसी ताकतवर व्यक्ति का नाम इन फाइलों में आता है, तो सवाल उठाना पूरी तरह से उचित है। मीडिया और असली पत्रकारों को ऐसे नामों पर सवाल करने का पूरा अधिकार है। और उन लोगों को जवाब देने का। हाँ, और उन व्यक्तियों को भी अपनी सफाई या बचाव पेश करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसके बाद एक उचित, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर ही किसी को दोषी घोषित कर देना।
लिस्ट में नाम होने को सजा का आधार मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। तो फिर उस सबसे अजीब कहानी पर आते हैं, नरभक्षण। अगर इसका कोई सबूत नहीं है तो ये कहानी आई कहां से? देखिए, इस केस की जो सबसे मुख्य पीड़ित और गवाह हैं, जैसे वर्जीनिया गिफरे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। हाँ, उन्होंने भी अपने किसी बयान में, किसी इंटरव्यू में कभी भी नरभक्षण या शैतानी पूजा का जिक्र तक नहीं किया। उनके आरोप हमेशा यौन शोषण और ट्रैफिकिंग पर ही केंद्रित रहे हैं, जो अपने आप में ही इतने भयानक अपराध है। बिल्कुल। तो फिर सवाल वही उठता है, ये अफवाहें फैली क्यों? जब सच पहले से ही इतना राक्षसी है तो लोगों को उसे और बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की साइकोलॉजी काफी दिलचस्प है। पहला और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो असली अपराध थे, यानी समाज के सबसे ताकतवर, अमीर और सम्मानित लोगों द्वारा नाबालिग लड़कियों का संगठित यौन शोषण, वो खुद ही इतने अकल्पनीय थे कि लोगों का दिमाग ये मानने को तैयार हो गया कि अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सही बात है। जब यकीन की सारी हदें टूट जाती हैं तो फिर झूठ की कोई सीमा नहीं रहती। दूसरा कारण थे उसकी वो हाई प्रोफाइल कनेक्शंस। लोगों को लगा कि ये सिर्फ सेक्स का मामला नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई बहुत गहरी शैतानी साजिश है, कोई सीक्रेट सोसाइटी है। मतलब ये मानना ज्यादा आसान था कि ये लोग शैतान हैं, बजाय ये मानने के कि ये सिर्फ घिनौने अपराधी हैं। एग्जैक्टली। और फिर जेल में उसकी रहस्यमयी मौत। उसने आग में घी का काम किया। उसने लोगों के शक को यकीन में बदल दिया कि ये साजिश बहुत गहरी है। और इन सब के ऊपर आज का सबसे बड़ा हथियार, सोशल मीडिया। एआई से बनी फर्जी तस्वीरें, यूट्यूब वीडियोस, क्लिकबेट वेबसाइट्स, इन्होंने इन कहानियों को इस तरह फैलाया कि सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन हो गया। ये सब सुनकर एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, जब इंटरनेट इन भयानक अफवाहों पर बहस कर रहा होता है तो क्या इससे असली मुद्दे को नुकसान नहीं पहुंचता? मतलब हम उन असली पीड़ितों की कहानियों को अनदेखा नहीं कर रहे। ये इस मामले का सबसे दुखद और खतरनाक पहलू है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज असल में एप्स्टीन के अपराधों की गंभीरता को कम कर देती हैं। ये पीड़ितों के दशकों लंबे दर्द और उनकी लड़ाई का मजाक बनाती हैं। आप बहस को भटका देते हैं। असली अपराधियों से ध्यान हटकर काल्पनिक राक्षसों पर चला जाता है। बिल्कुल। हम असली अपराधियों को सजा दिलवाने पर बात करने के बजाय इस पर बहस करने लगते हैं कि आइलैंड पर नरभक्षण होता था या नहीं। इससे उन लोगों को ही फायदा होता है जो चाहते हैं कि सच कभी पूरी तरह सामने ना आए। तो ये थ्योरीज एक तरह से कवर का काम करती हैं। अनजाने में ही सही, पर हाँ, एप्स्टीन के ताकतवर दोस्तों के लिए एक कवर का काम करती हैं। तो चलिए अंत में इसे अपने सुनने वालों के लिए बिल्कुल साफ साफ अलग कर देते हैं। इस केस की बॉटम लाइन क्या है? तथ्यों और अफवाहों को एक बार फिर से आमने सामने रखते हैं। चलिए, सबसे पहले वो बातें जो कोर्ट में साबित हो चुकी हैं, यानी तथ्य। नंबर 1, जेफरी एप्स्टीन एक सीरियल यौन अपराधी था। फैक्ट। नंबर 2, वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था। और नंबर 3, उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स इन अपराधों का अड्डा था। ये सब बातें कानूनी तौर पर सिद्ध हैं। ठीक है, ये है तथ्य जिन पर कोई शक नहीं है। और अब वो दावे जो सिर्फ अफवाहें हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा, नरभक्षण, इसका शून्य सबूत है। दूसरा, किसी भी तरह की शैतानी बलि या रस्में, ये सब इंटरनेट की थियोरीज हैं। और तीसरा और सबसे अहम, ये कहना कि लिस्ट में शामिल सभी लोग अपराधी हैं, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक सरलीकरण है। हाँ, कुछ ताकतवर लोगों के नाम जांच के दायरे में हैं और उनकी जांच होनी भी चाहिए, पर हर किसी को अपराधी मान लेना गलत है। तो एक बात तो साफ है, इस केस के सच को डरावना बनाने के लिए किसी काल्पनिक कहानी की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा संगठित अपराध, ताकतवर लोगों द्वारा सिस्टम का ऐसा इस्तेमाल, सच पहले से ही इतना ज्यादा भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर वो सोचें। बताइए। सवाल यह है कि जब सच पहले से ही इतना खौफनाक हो तो समाज को उसे और बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली काल्पनिक कहानियों की जरूरत क्यों महसूस होती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हम सच को उसके असली बदसूरत रूप में स्वीकार नहीं कर पाते? हमें उसे एक फिल्मी विलेन की कहानी बनाना जरूरी लगता है? ये हमारी जानकारी को परखने और सच को अफवाह से अलग करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में सच जानना चाहते हैं या हम सिर्फ वो कहानी सुनना चाहते हैं जो ज्यादा रोमांचक हो, जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं से मेल खाती हो। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।
Thank you for watching. Please subscribe PAX TV YouTube channel for more.